topic is significance of normal modes। तो हमारे पास जो नॉर्मल मोड्स होते हैं उस केस में हमारे पास उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि x और y को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम जो है नॉर्मल मोड्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास जो कपल्ड सिस्टम होता है उस कपल्ड सिस्टम को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में उसको जो है ऑसिलेट करवा सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर है और ये हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ है, तो हम चाहे जैसे मर्जी इन पेंडुलम को ऑसिलेशन दे सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। तो किसी भी डायरेक्शन से हम फोर्स लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इनको जो है मूव करवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितनी भी जो ऑसिलेशन इसको होती है हम देते हैं वो सारी की सारी पीरियडिक नेचर की नहीं होती या सिंपल हार्मोनिक मोशन वो नहीं होती। इनमें से कुछ ही हमारे पास जो है पीरियडिक या सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक्स और वाई मोड है, तो एक्स और वाई मोड के केस में जो मोशन हम इस कपल्ड ऑसिलेटर को देते हैं वो हमारे पास जो है पीरियडिक या सिंपल हार्मोनिक नेचर की हमारे पास होती है। तो जैसे हमने यहाँ से इसको डिस्टर्ब किया, पहला पेंडुलम एक्स डिस्टेंस से आगे गया और जो दूसरा पेंडुलम है वो वाई डिस्टेंस से आगे गया यहाँ पे। तो इस तरह की हमारे पास जो ऑसिलेशन होती है उनको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोलते हैं या पीरियडिक मोशन बोलते हैं। और एक्स और वाई मोड जो होते हैं उस केस में हमारे पास जो पीरियडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम्स की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें बोलते हैं कि जो दोनों पेंडुलम है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव होते हैं, इक्वल फ्रिक्वेंसी के साथ राइट साइड की तरफ मूव होते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं और हमारे पास जो है इक्वल एक पर्टिकुलर रेशो के साथ दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट उनकी होती है। तो इस तरह से एक्स और वाई मोड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन उनमें हमें देखने को मिलती है। लेकिन मोड हमारे पास और भी हैं, जैसा मैंने पहले बात की कि ऑसिलेट करने के मोड हमारे पास और भी है, लेकिन एक्स और वाई मोड जो है इनमें पीरियडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम्स की हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि नॉर्मल जो मोड जो होते हैं एक्स और वाई, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे हमने देखा है कि जब हमने कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी और उसके सॉल्यूशन निकाले थे, तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन थे वो थे हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट और cos ऑफ ओमेगा 1t माइनस ऑफ फाई 1, और जो कैपिटल y था हमारे पास y नॉट cos ऑफ ओमेगा 2t माइनस ऑफ फाई 2। तो ये हमारे पास कैपिटल x और कैपिटल y थे जो कि कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। तो यहाँ पे जो x नॉट और y नॉट है ये जो है 2a के बराबर हमारे पास होते हैं। तो x नॉट भी हमारे पास और y नॉट भी 2a हमारे पास होता है। तो अब हमें पता है कि मान लो ये हमारे पास जो है पहली इक्वेशन होगी। अब हमें पता है कि जो कैपिटल x होता है वो स्मॉल x प्लस स्मॉल y होता है और हमारे पास जो कैपिटल y होता है वो हमारे पास स्मॉल x माइनस स्मॉल y होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अगर हम फिर हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल मोड्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। तो हमने नॉर्मल मोड्स स्टार्टिंग में इस चैप्टर में निकाले थे कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किस तरह से हम निकालते हैं। तो जो कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस कपल्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास निकलते हैं। और वहाँ पे हमने नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी की बात भी की थी
कि जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे पास होता है वो नॉर्मल मोड की हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है, और जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास थी m इंटू डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स और माइनस एस इंटू एक्स माइनस वाई। और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस जी बाई एल वाई माइनस ऑफ एस इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे कपल्ड ऑसिलेटर की दो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। तो ये बीच जैसे हमारा एक्सप्रेशन ये आया था, उसके बाद हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वहाँ पे निकाले थे। तो हम एग्जैक्टली वहाँ पे जाते हैं क्योंकि हमने नॉर्मल मोड्स के लिए एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जो नॉर्मल मोड की फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो हम दोबारा से इन दो इक्वेशंस पे जाएंगे जो कि पेज नंबर 121 पे हमारे पास जो है दी हुई है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें पता है कि जो दो ऑसिलेटर हमारे पास होते हैं, तो ये हमारे पास पहला ऑसिलेटर है, मान लो ये दूसरा ऑसिलेटर है। तो हर एक ऑसिलेटर पे हमारे पास दो फोर्सेज लगती है। एक फोर्सेज हमारे पास होती है फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, एंड दूसरी हमारे पास होती है फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये भी इनिशियली हमने डिस्क्राइब किया था कि फोर्स ऑन ईच पेंडुलम is due to the weight of the pendulum and due to the restoring force due to the spring। तो वेट भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे। तो वेट की वजह से भी हमारे पास फोर्स लगती है और स्प्रिंग की वजह से भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ बीच में स्प्रिंग भी होता है। तो ये जो हमारे पास पहली टर्म होती है ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या हुई माइनस एम जी, और ये हमारे पास इसमें ऐसा है। तो ये हमारे पास होती है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि टोटल फोर्स एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, टोटल फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज सम ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट एंड रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। तो माइनस साइन दोनों में इसलिए है क्योंकि दीज फोर्सेस आर रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो जिस डायरेक्शन में ऑसिलेटर आपका मूव होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। तो इसलिए ये हमारे पास न्यूटन लॉ से ये दोनों रिलेशन यहाँ पे आएगी। एफ इक्वल टू एम ए होता है और एफ जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट और रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे होती है। तो ये दो इक्वेशन पहले पेंडुलम के लिए और दूसरे पेंडुलम के लिए हमने यहाँ पे ली हुई है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम और y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो इन दोनों इक्वेशनों से अब हम आगे जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो बोलता है कि मान लो ये जो हमारे पास पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो हमारे पास दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन मान लेते हैं x इक्वल टू a1 cos ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास पहली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और हमारे पास दूसरी इक्वेशन का y इक्वल टू a2 cos ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन एक तरह की है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास जो यहाँ पे एक तरह का ही होगा। और ये जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही सॉल्यूशन होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम सॉल्यूशन क्या लेते हैं x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा या x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो इनिशियल एंगल है फाइव उसको हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे x और y को हम इन पहली
दो इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 और 2 के सॉल्यूशन x इक्वल टू a1 cos ओमेगा टी है और y इक्वल टू a2 cos ओमेगा टी है। तो x पहली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और y दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जो सॉल्यूशन है। तो अगर ये दोनों इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये दोनों भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारे पास x है तो हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो dx बाई डी टी हमारे पास कितना आएगा, माइनस ओमेगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसी तरह से डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर अगर हमने निकालना है तो हमारे पास ओमेगा दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस ओमेगा स्केयर a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गया डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए और x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो a वाली x हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर यहाँ पे पुट कर दें, x यहाँ पे कर देंगे और y यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसी तरह से हम क्या करते हैं कि ये तो डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला था, अब हम डी वाई बाई डी टी यहाँ पे निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी टी भी हमारे पास उसी तरह से आएगा, माइनस ओमेगा ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये डी वाई बाई डी टू और डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर हमने निकालना है, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्केयर और ए टू और कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर आ गया। तो हमने क्या करना है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो ये इस इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पे फिट बैठते हैं, मतलब कि इनको ये सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए अब हम 1 और 2 को यहाँ पे चेंज करेंगे बाई पुटिंग डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर एंड एक्स एंड वाई। तो जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, m इंटू डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। लेकिन डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर कितना है, माइनस ओमेगा स्केयर a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी और इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। लेकिन x हमारे पास कितना है, a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी और आगे हमारे पास माइनस s और x माइनस वाई। लेकिन x हमारे पास कितना है, a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी और माइनस y, और y कितना है, a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहली और दूसरी पहली इक्वेशन बनी। उसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे कि m इंटू डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर। लेकिन डी स्केयर वाई बाई डी टी स्केयर कितना है, माइनस ओमेगा स्केयर a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी और आगे हमारे पास माइनस एम जी बाई एल इंटू वाई, और y कितना है, a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी और आगे हमारे पास माइनस s इंटू वाई। y हमारे पास कितना है, a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी और माइनस x कितना है हमारे पास, a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है पहली और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन गई। मान लो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये बनी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास आई, इनको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों की ब्रैकेटें हटा देंगे। तो ब्रैकेटें अगर हटाते हैं तो जो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास क्या बनेगी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू दूसरी साइड माइनस एम जी a1 बाई एल और कॉस ऑफ ओमेगा टी और माइनस एस और कॉस ऑफ ओमेगा टी दोनों में कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a1 माइनस a2, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और इस तरह से ये जो चौथी इक्वेशन है ये भी हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर a2
कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल और ए टू कॉस ऑफ ओमेगा टी और माइनस एस इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ भी कॉमन है तो अंदर बचेगा ए टू माइनस ए वन। तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम देखें तो कॉस ओमेगा टी सभी में है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का कॉस ओमेगा टी और राइट साइड का कॉस ओमेगा टी जो कि दोनों में ही कॉमन है, ये कॉस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। और जो ये वाली इक्वेशन है इसमें भी कॉस ओमेगा टी दोनों साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी लेफ्ट का और कॉस ओमेगा टी राइट का, तो कॉस ओमेगा टी लेफ्ट का और कॉस ओमेगा टी राइट का हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो बचेगा वो हमने आगे यहाँ पे लिखना है। तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए वन इक्वल टू माइनस एम जी ए वन बाई एल और माइनस एस इंटू ए वन माइनस ए टू। और उसी तरह से यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए टू इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल ए टू और माइनस एस इंटू ए टू माइनस ए वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे मान लो पांचवी और छठी इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो फिर इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे कि एक बार दोनों को हम ऐड करेंगे और एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि एडिंग 5 एंड 6। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इनमें माइनस एम ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है ही है, लेकिन हमने ऐड करना है ए वन प्लस ए टू को। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस दोनों में है, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर दोनों में है वो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ऐड होके आया लेफ्ट साइड में ए वन प्लस ए टू। और राइट साइड में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस एम जी बाई एल तो दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ऐड होगा हमारे पास ए वन प्लस ए टू। और यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस एस इंटू ए वन माइनस ए टू प्लस ए टू माइनस ए वन। तो ये हमारे पास ए वन माइनस ए टू और माइनस ए टू, तो ये बना हमारे पास माइनस ए वन प्लस ए टू और माइनस ए टू और प्लस ए वन। तो इसलिए ये सारा हमारे पास जो है जीरो हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए वन यहाँ पे पॉजिटिव है, ए वन यहाँ पे नेगेटिव है, ए टू यहाँ पे नेगेटिव है, ए टू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक खत्म हो जाएगा तो जीरो यहाँ पे बचेगा। तो इसलिए हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो ऐड होके हमारे पास जो जीरो रह जाएगी, मतलब वो हमारे पास यहाँ पे नहीं रहेगी। और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है इस पे भी हम ऐसा ही करें कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हम इसको ही आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए वन प्लस ए टू दोनों साइड है, मतलब दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल यहाँ पे बचेगा। और इस इक्वेशन में भी जो m और m है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, क्योंकि इस साइड भी माइनस है इस साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बचा जी बाई एल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट जी बाई एल। और ये जो होती है फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास जो है इन फेज मोड की फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज आल्सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नेचुरल ऑसिलेटर। इसको हम ओमेगा नॉट भी बोलते हैं, तो इसको हम ओमेगा नॉट भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इन फेज मोड में जो हमारे पास पेंडुलम होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नेचुरल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर ही हमारे पास होती है, जिसको हम ओमेगा नॉट भी लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
G/L। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स मोड होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक्स मोड को हम इन फेज मोड बोलते हैं। तो एक्स मोड की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा नॉट के बराबर आती है और वो हमारे पास जो है √G/L हमारे पास होती है। तो ये कैसे आई हमारे पास, जब हमने इन 5 और 6 को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5। तो जो 6 नंबर इक्वेशन है उसको हम 5 नंबर इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -m ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे a1 -a2 और राइट साइड में भी हमारे पास -mg/l कॉमन है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा a1 -a2। और ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास -s कॉमन है, लेकिन हमने माइनस करना है a1 -a2 -a2 -a1। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम a1 -a2 -a2 -a1 तो हमारे पास जो +a1 हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास कितना बनेगा 2a1 -2a2। तो यहाँ पे ये 0 नहीं होगा जैसे पिछले केस में हुआ, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो -s बाहर है तो ये हो गया a1 -a1 जो क्या +a1। तो a1 +a1 हो गया 2a1 और इसी तरह से -a2 और -a2 तो a -2a2 हमारे पास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -2 दोनों में है, तो इस 2 को हम बाहर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो अंदर का 2 है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में भी हम क्या देख रहे हैं कि एक तो a1 -a2 दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, लेकिन यहाँ पे नहीं है m हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन बची उसकी दोनों साइड को m से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -ओमेगा²। m से डिवाइड कर दिया हमने इसको m से डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -G/L और इसको हम m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा -2s/m और माइनस भी दोनों साइड कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ω² = G/L + 2s/m। तो ये हमारे पास यहाँ पे ω² की वैल्यू आई। तो ओमेगा हमारे पास कितना आएगा, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लें अगर तो ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आएगा G/L + 2s/m का √। तो ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आती है ये हमारे पास वाई मोड की फ्रिक्वेंसी होती है, कैपिटल वाई मोड की फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको कि हम आउट ऑफ फेज मोड भी बोलते हैं। तो आउट ऑफ फेज मोड की इतनी फ्रिक्वेंसी होती है, तो कई बार हम इसको ω2 लिखते हैं आउट ऑफ फेज मोड की फ्रिक्वेंसी को, और इन फेज मोड की फ्रिक्वेंसी को हम ω1 लिखते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ω2 जो होता है वो ω1 से बड़ा होता है, मतलब कि आउट ऑफ फेज मोड की फ्रिक्वेंसी इन फेज मोड की फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होती है। क्यों, यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे GL है, ω1 में सिर्फ √GL है, लेकिन ω2 में √GL + 2s/m भी है। तो जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट और मास है उसकी वजह से भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड होती है, तो इसलिए ω2 की वैल्यू ज़्यादा हमारे पास जो है बन जाती है। ऐड कर दें तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड हम इनको कर सकते हैं। तो y हमारे पास हो गया x - y, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x + y = 2x, क्योंकि y से y कट जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब है कि x अगर हमने निकालना है तो ये 2 जो है लेफ्ट साइड के बटे में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा X + Y / 2। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो X है वो हमारे पास x + y है और जो Y है वो हमारे पास x - y होता है, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें
तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस कैपिटल वाई इक्वल टू 2y। तो यहाँ भी अगर हमने ये y निकालना है स्मॉल y, तो हमारे पास कितना आएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें कैपिटल X और कैपिटल Y पता है तो हम स्मॉल x और स्मॉल y को इन दोनों फॉर्मूला से यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी कि x इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 1t माइनस फाई 1 हमारे पास होता है, और कैपिटल Y हमारे पास कैपिटल Y नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 2t माइनस फाई 2 हमारे पास होता है। तो इसका मतलब अगर हमने स्मॉल x निकालना है और हमें कैपिटल x और कैपिटल Y पता है, तो दोनों का सम हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 1t माइनस फाई 1 और प्लस y हमारे पास है y नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 2t माइनस ऑफ फाई 2 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों के ही बटे में यहाँ पे 2 है। तो स्मॉल x कितना बनेगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y, और स्मॉल y बनेगा कैपिटल x माइनस कैपिटल y डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ भी मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि ये 2 जो है x के बटे में भी y के बटे में भी है। तो x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, और उनके बटे में यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। और इसी तरह से हम स्मॉल y भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो स्मॉल y अगर हमने निकालना है तो उसको भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास बनेगी कैपिटल x माइनस कैपिटल y। तो ये हमारे पास कितना आएगा x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 1t माइनस फाई 1 और माइनस y नॉट कॉस ऑफ ओमेगा 2t माइनस फाई 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने स्मॉल x की वैल्यू भी निकाल ली, स्मॉल y की वैल्यू भी निकाल ली। किससे? x कैपिटल x और कैपिटल y से। तो बोलता है यहाँ पे हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आई जिनको मैंने यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, ये दो इक्वेशन हमारे पास जो आई है, इनको अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y है वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास x नॉट पे, और हमारे पास फाई 1 पे, और y नॉट पे, और फाई 2 पे। तो x एंड y हम क्या बोल देंगे? स्मॉल x एंड स्मॉल y डिपेंड्स ऑन x नॉट, y नॉट, फाई 1, फाई 2। अगर ये हमें पता है और इनको हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? बाय गिविंग सम इनिशियल कंडीशंस कि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस हम इन कांस्टेंट्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं, इन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी जब हमारे पास आ जाएगी तो हम स्मॉल x और स्मॉल y भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास नॉर्मल मोड्स होते हैं कैपिटल x और कैपिटल y, उनकी हेल्प से हम स्मॉल x और स्मॉल y निकाल सकते हैं। और स्मॉल x और स्मॉल y को निकालने का मतलब है, आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑसिलेटर हैं उनकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो once these quantities are known, the general motion of the coupled system is also known। तो कपल सिस्टम की मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं स्मॉल x और स्मॉल y कितना होगा, तो उससे हमें इसकी मोशन पता चल जाएगी कि हमारे पास जो पेंडुलम है वो कहाँ पे है। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ हमारे पास नॉर्मल मोड्स का, कि नॉर्मल मोड्स की हेल्प से हम जो है स्मॉल x और स्मॉल y निकाल सकते हैं। और जब स्मॉल x और स्मॉल y हमारे पास निकल जाएंगे तो जो कपल्ड ऑसिलेटर है उसकी मोशन को हम इजीली निकाल सकते हैं।